सुरभि टीवी पर फिल्म देख रही होती है कि तभी सुरभि की सास सुनीता सुरभि के लिए कुरकुरे लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, ये ले बहू कुरकुरे, टीवी देखते देखते हुए कुरकुरे खा, टीवी देखने का मजा ही दुगना हो जाएगा। नहीं माँ जी, मुझे कुरकुरे नहीं खाने, मुझे पॉपकॉर्न खाने का मन हो रहा है, मैं पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। हट, ये पॉपकॉर्न में क्या ही रखा है, उसे खाकर तो तेरा ही पेट खराब होगा। कुरकुरे खा तू। कुरकुरे तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं माँ जी, आपने शायद गलत पढ़ा है, पॉपकॉर्न खाने से किसी का भी पेट खराब नहीं होता। और रही बात कुरकुरे की, तो कुरकुरे प्लास्टिक के बने होते हैं, आपको नहीं पता क्या? ये सब तो लोगों ने बना दिया है, मुझे तो नहीं लगता कि प्लास्टिक है इसमें। प्लास्टिक की कोई चीज कोई कैसे खा सकता है? मुझे काफी टाइम हो गया कुरकुरे खाते हुए कि इन लोगों की बातों में आ जाती है। खाकर देख, तुझे भी अच्छे लगेंगे, ले खा ले कुरकुरे। माँ जी, मैंने पहले भी खाया है, मैं कोई पहली बार थोड़े खाऊंगी, मुझे बस अच्छा नहीं लगता, आप ही खा लो। बहू मैं बोल रही हूँ, मेरे लिए ही खा ले, खाने के बाद तू बोलेगी कि अच्छा है कि मैंने कुरकुरे खाने को दिए। कुरकुरे से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। सुनीता अपनी बहू को जबरदस्ती करने लगती है और सुरभि अपनी सास के आगे कर भी तो कुछ भी नहीं पाती और कुरकुरे खा ही लेती है। सुनीता को कुरकुरे पसंद है, इसलिए वे हमेशा अपनी बहू को ही कुरकुरे खिलाती रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता कुरकुरों के पकोड़े बना रही होती है, तभी सुरभि वहाँ आती है। क्या बना रही हो माँ जी आप किचन में कैसे आ गई? कुछ तो आज अलग हो रहा है रसोई घर में। बहू मैं कुरकुरे के पकोड़े बना रही हूँ। मैंने कल फोन में देखा था कि कुरकुरे के पकोड़े बनते कैसे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर बनाऊं। वैसे भी कुरकुरे तो मुझे पसंद है और कुरकुरे से जुड़ी हर चीज कितनी पसंद है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे अरे कहाँ चलती हूँ, अभी तो आई थी और अब तुझे जाने की पड़ी है। क्या हुआ, यहीं पर खड़ी रह तू। माँ जी वो क्या है ना, आप कुरकुरे के पकोड़े बना रही हो तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपके सारे एक्सपेरिमेंट सारे कुरकुरे से बनी हुई चीज मुझे ही खाने को कहती हो। खास करके कुरकुरे तो मैं बहुत खाती हूँ आपकी वजह से, मुझे कुरकुरे से एंजाइटी हो गई है। चुप कर तू, तुझे तो बिना कुछ खाए ही एंजाइटी होने लगती है। अरे मैं जो बना रही हूँ तू उससे उंगलियां चाटती रहेगी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दो, कुरकुरे भी आप खाओ और कुरकुरे के पकोड़े भी आप ही खाओ। मैं तो कहती हूँ कि कुरकुरे खाना ही छोड़ दो। अरे कैसे खा सकता है कोई इतने कुरकुरे? बड़े चाव से खा सकता है, मैं तो रोज खा सकती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं और मैं खाती हूँ, इसीलिए तुझे भी खाने पड़ेंगे। कुरकुरे खा ले बहू अब तू वापस से। हद होती है माँ जी, आपकी वजह से मुझे इतने कुरकुरे खाने पड़ते हैं। शादी से पहले मैंने कुरकुरे कभी कभी ही खाए होंगे और शादी के बाद मुझे कुरकुरे के अलावा कुछ और मिलता ही नहीं। मैं तो फंस गई इस घर में शादी करके। सुरभि का बोलने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सुनीता करती तो अपने मन की थी, करे भी क्यों ना, सास जो थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता रोटी में लपेटकर कुरकुरे लाती है। माँ जी ये क्या, रोटी के साथ कुरकुरे? अरे हद हो गई, कौन खाता है इतने कुरकुरे? अरे बहू खाकर देख तो बहुत मस्त लग रहा है, रोटी के साथ कुरकुरे ये भी खा लेती हूँ मैं। कभी कभी सब्जी नहीं बनती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, तुझे भी अच्छा ही लगेगा। कुरकुरे तो हर किसी के साथ चल ही जाते हैं। मैं तो कभी कभी कुरकुरे वाली मैगी भी बना लेती थी। अरे कहना क्या चाहते हो? सुनीता अपनी बहू को रोटी में कुरकुरे लपेट के खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी कि तभी वहाँ सुनीता की पड़ोसन विमला आती है और कहती है, अरे सुनीता तो क्या बहू को तंग करने में लगी हुई है? पहले तू आसपास की सभी लोगों को बोलती थी कि अपनी बहू को कुरकुरे खिलाओ कुरकुरे, अब तो उस बेचारी को तो बख्श दे, उसे भी क्यों कुरकुरे खिलाने पे तुली हुई है? उस बेचारी को तो कुरकुरे की दीवानी सास मिली हुई है जो अपनी बहू पे अपना दीवाना पर लुटा रही है। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, अरे मेरी बहू है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरी तरह ही रहे और कुरकुरे ही खाए, मस्त एकदम। अरे यार कभी तो तू अपने अलावा दूसरों की सोच लिया कर, बहू बेचारी की शक्ल कैसी उतर सी गई है। क्या परेशानी है, हमेशा तेरी जलती रहती है। अरे मैं अपनी बहू को कुरकुरे खिलाऊंगी, कुरकुरे में लपेट कर रोटी भी खिलाऊंगी, उससे तुझे क्या दिक्कत होती रहती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। सुनीता विमला को सुना देती है। विमला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कुछ दिनों के बाद सुरभि अपने कमरे में बैठे खुद से कहती है, माँ जी का बहुत हो रहा है, कुरकुरे खिलाकर मुझे मोटा भी कर देंगी और पागल भी, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुरभि अपने सास के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कल रात को चक्कर भी आ गए, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। बहू तुझे पहले ही कहा था कि हमारे घर में सबको कुरकुरे ही जचते हैं, तूने मेरी बात नहीं मानी। माँ जी आप समझ नहीं रही हो, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है। रुक बहू, मैं अभी तेरे लिए कुरकुरे लेकर आती हूँ।
अरे माँ जी, मैं पेट से हूँ, अब आपको समझ आया? क्या बहू, तू पेट से है? सच में बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। माँ जी, अब मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? अरे हाँ हाँ बहू, जो तू बोलेगी मैं वही करूँगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ जी, मुझे कुरकुरे की स्मेल से उल्टी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में एक भी कुरकुरा ना आए। बस इतनी सी बात? बहू, जो तूने मुझे खुशी दी है ना, उसके आगे ये छोटी सी बात है। अपनी बहू की माँ बनने की बात से अब सुनीता हर वो चीज करती जो सुरभि चाहती थी। कई महीने निकल जाते हैं। कुछ महीनों बाद सुनीता को कुरकुरे खाने का मन करता है और अपने कमरे में छुपकर कुरकुरे खा रही होती है। इतने दिनों बाद कुरकुरे मिल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैंने कब से नहीं खाए। लेकिन जो खुशी मुझे मिलने वाली है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो इसमें ही खुश हूँ कि मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं दादी जल्दी से खा लेती हूँ, इससे पहले बहू को पता चले। धीरे धीरे कई महीने निकल रहे होते हैं, लेकिन अब तक सुरभि का पेट नहीं निकला होता है। ये देखकर सुनीता काफी परेशान हो रही थी। ये क्या हो रहा है? अब तक तो बहू का पेट निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक पेट नहीं निकला और बहू भी उछल कूद रही है। जो मन कर रहा है वो कर रही है, खा पी रही है अपनी मर्जी की। कहीं कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मुझे इससे एक बार जरूर बात करनी चाहिए। सुनीता सुरभि के कमरे में पहुंची ही होती है कि तभी सुरभि खुद से बातें करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मैंने बच्चे का बहाना बना दिया, वरना तो माँ जी ने कुरकुरे खा ले, बहू कुरकुरे खा ले, ये कर करके मुझे कुरकुरे से भी बुरा कर देना था। अब अच्छा लग रहा है, इतने दिनों से कुरकुरे की शक्ल भी नहीं देखी। अब बस ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा है। सुरभि की सारी बातें सुनीता सुन लेती है। बहू, तूने मुझसे झूठ बोला? माँ जी, आप यहाँ? बहू, तू पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ माँ जी, मैंने झूठ कहा आपसे, लेकिन मुझे झूठ पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप किसी की बात समझना ही नहीं चाहती। आपको कुरकुरे पसंद है, कोई बुराई नहीं, लेकिन सबको तो नहीं है ना। बहू, ये तो तुम मुझसे कह भी सकती थी ना। माँ जी, आप कह रही हूँ कि कुरकुरे खा ले बहू करना बंद करो। अपनी बहू की बात सुनीता मान लेती है और फिर कभी भी अपनी बहू को कुरकुरे खाने के लिए नहीं कहती थी और वो खुद भी खाया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और बीतते दिनों के साथ उसकी बहू सच में प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के साथ साथ वो कुरकुरे ज्यादा खाने लगती है, जिसे देखने के बाद उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और दोनों सास बहू साथ में मिलकर कुरकुरे खाती हैं। अनीता की बहू सुरभि उर्फी जावेद की बहुत बड़ी फैन थी। जहां एक तरफ सुरभि को उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास अनीता को उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसकी खुद की बहू ही उर्फी जावेद की फैन थी। एक दिन सुबह के समय वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे बोरी की ड्रेस बनाकर पहनते हुए देखकर सर को पकड़ते हुए कहती है, ये क्या है बहू, तेरे पास कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो तू उर्फी जावेद जैसे बोरी के कपड़े पहनकर घूम रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, इसमें गलत क्या है? वो कितने कूल कपड़े पहनती है, वो किसी भी चीज के कपड़े बनाकर पहन लेती है और वो उसमें कंफर्टेबल भी रहती है। ये भी तो एक टैलेंट है ना माँ जी, और हमें सभी के टैलेंट का सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा उसकी इंसल्ट कर रही हूँ? बस मुझे उसके कपड़े पहनने का तरीका पसंद नहीं है, और ना ही तो उर्फी जावेद है जो उसके जैसे आड़े टेढ़े कपड़े पहनकर घूमे। जाकर अब बोरा स्टाइल का ड्रेस बदलकर अच्छे कपड़े पहनकर नीचे आ और नाश्ता बना, हमारे लिए भूख लगी है। माँ जी, मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ, मुझे तो उर्फी जावेद का ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद है, तभी तो मैंने ये बोरे वाली ड्रेस बनाकर पहनी है। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? मुझे तो तेरी ये बोरा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। और एक बात बता, तुझे ये बोरा मिला कहाँ से ड्रेस बनाने के लिए? हमारे घर में तो कोई बोरा आता ही नहीं है। देखा, आप भूल गई ना माँ जी, आप गांव में जिस बोरे में चावल लेकर आई थी ना, ये वही बोरा है। कल रसोई में चावल खत्म हो गए थे, तो जब मैं भंडार घर में चावल लेने गई तो मेरी नजर इस बोरे पर पड़ गई। मुझे उर्फी जावेद की बोरे स्टाइल ड्रेस याद आ गई और फिर मैंने भी बनाकर पहन ली। अच्छा किया ना माँ जी। अनीता सुरभि को उसके ड्रेस के चलते सुना ही रही होती है कि तभी राहुल वहाँ आ जाता है और सुरभि को बोरे से बनी ड्रेस पहने हुए देखकर कहता है, ये तुमने क्या पहना हुआ है? उर्फी जावेद की फैन बनते बनते उसके जैसे कपड़े भी पहनने लगी हो यार तुम। ये टीवी की दुनिया नहीं बल्कि असलियत है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम। अगर तुम ऐसे उर्फी जावेद की तरह
बोरे और पेपर के कपड़े बनाकर पहनोगी तो लोग तो तुम पर हंसेंगे ही ना। बेटा मैं भी तो इसे कब से यही समझा रही हूँ, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये उर्फी जावेद की कॉपी को पकड़ लाया है तू। आए दिन नए नए ड्रामे दिखाती है। पता नहीं तुझे इसके अंदर क्या दिख गया जो तू इससे शादी करके इसे घर ले आया। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे अंदर कमी है क्या? अच्छा यही क्या है तेरे अंदर? जा पहन जो तुझे पहनना है, बोरा बोरी पेपर जो भी। एक काम क्यों नहीं करती है? ये बोरा ड्रेस पहनकर जा, पड़ोस में भी मिलाना सबसे। सबको पता चलना चाहिए कि एक उर्फी जावेद टीवी पर है और एक मेरे घर में। माँ आप भी ये क्या कर रही हो? ये तो पागल है ही। आप भी इसके साथ पागलपन में क्यों साथ दे रही हो? जाने दीजिए। और तुम अगर तुम्हारा ये बोरे का ड्रेस पहनने का शौक पूरा हो गया हो तो चेंज करके नीचे आ जाओ जरा। नहीं नहीं बहू, अपनी नई ड्रेस जाकर पूरे मोहल्ले में दिखा। तूने इतनी मेहनत करी है बनाने में, वो वेस्ट करेगी तू अपनी मेहनत। अनीता इतना कहकर अपने बेटे राहुल को लेकर चली जाती है और सुरभि अपनी सास की बात का बिना सही मतलब जाने वही ड्रेस पहनकर पड़ोस में निकल पड़ती है, जहां सभी लोग उसे बोरे से बनी ड्रेस को पहने हुए देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन कविता हंसते हुए सभी पड़ोसियों को लेकर अनीता के घर जाती है और उसे बुलाकर कहती है, अनीता अगर तेरे घर में इतनी कंगाली आ गई थी तो तू अपनी बहू को ठीक से कपड़े भी नहीं पहना सके, तब मुझे बता दिया होता। मैं उसे अपनी पुरानी साड़ी दे देती नई ड्रेस बनाने के लिए। कम से कम उसे बोरी की ड्रेस पहनकर नहीं निकलना पड़ता मोहल्ले में। ये भी उर्फी जावेद से कम नहीं लग रही है। हाँ तो आंटी जी, मैं उसकी ड्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे उसकी सारी ड्रेस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने भी उसकी तरह ड्रेस बनाकर पहनने की कोशिश की है बस। और रही बात मोहल्ले में जाने की, तो माँ जी ने ही मुझे कहा है कि मैं ये ड्रेस आप सभी लोगों को दिखाऊं। अगर उनको कोई परेशानी नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बात तो सही है। तब तो माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तेरी सास भी तेरी तरह इतनी मॉडर्न है। अच्छी बात है, तब तो तू आराम से और भी नई नई ड्रेस बना और हमें पहन कर दिखा। कम से कम असली उर्फी जावेद को ना सही, उसकी जैसी किसी को तो देख कर ही हम खुश हो जाएंगे। चुप करो तुम सब। अगर तुम सबका मजाक उड़ाना हो गया हो तो अपने घर जा सकते हो। और बहू तू, मैंने तुझे गुस्से में ताना मारते हुए बोला था, ना कि सच में। ये ड्रेस पहनकर मोहल्ले में जाकर मेरी इज्जत का फलूदा बना दे। अनीता की बात सुनकर उसके सभी पड़ोसी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अनीता अपनी बहू को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुरभि पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक रोज राहुल अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठा बातें कर रहा होता है। तभी सुरभि वहाँ अपनी शादी की सभी फोटोज की ड्रेस बनाकर उसे पहनकर सबके सामने आती। तभी राहुल का दोस्त संजय उसे देखकर कहता है, ओह माय गॉड भाभी जी, एकदम उर्फी जावेद की बहन लग रही हो आप तो। ये ड्रेस तो आपने उसकी फोटो एल्बम की ड्रेस से कॉपी किया है ना? मैंने टीवी पर उसे ऐसे फोटोज की ड्रेस बनाकर पहने हुए देखा है। सच में आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। चुप कर तू। और तुम, दिन पर दिन तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। खुद तो कभी तारीफ करते नहीं और जब कोई दूसरा करता है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। इसमें बुराई ही क्या है? और वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मैं आप शादी के टाइम जैसी नहीं लग रही, अब मोटी हो गई हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी की सारी फोटोज की ड्रेस बनाकर पहन ली। अब तो मैं पहले जैसी लग रही हूँ ना? भाभी जी आप तो बस ड्रेस से ही नहीं बल्कि बातचीत से भी बिल्कुल उर्फी जावेद जैसी हैं। उसी की तरह पागल, मुंहफट, बिंदास, एकदम जो मन में आए सो बोल जाना और कर जाना, एकदम कूल बडी की तरह। हाँ भैया, इनको पसंद ही नहीं आया, लेकिन आपको तो पसंद आई ना मेरी ये फोटोज से बनाई हुई ड्रेस? अलग है ना सबसे एकदम। हाँ हाँ भाभी जी, मुझे तो आपकी ड्रेस बहुत पसंद आई है। मजा आ गया देखकर आपको। साले तू पहले उठकर अपने घर जा, तुझे तो मैं कल ऑफिस में बताता हूँ। अभी तो तू निकल मेरे घर से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और तुम जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहुल इतना कहकर संजय को अपने घर से बाहर निकाल देता है और सुरभि को सुनाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है।
इतना कुछ होने के बाद भी सुरभि उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर पहनना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन राहुल और अनीता मार्केट से घर आते हैं और सुरभि को बहुत आवाज देते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं आती। तभी दोनों उसके कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि उसने पूरे शरीर पर टेप लगाकर उसकी ड्रेस बनाकर पहनी हुई है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा घुटन होने लगती है और वो परेशान होकर तड़प रही होती है। तभी वो अपने पति और सास को देखकर कहती है, प्लीज आप लोग मेरी मदद करिए, मुझे इस टेप ड्रेस से बाहर निकालिए, मेरा बहुत दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है तुझे इसकी मदद करने की। बहुत शौक लगा था ना इसे उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहनने का, तो अब इसे इसकी परेशानी से खुद ही निपटने दे। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मेरी मदद करिए, मुझे सच में बहुत घुटन हो रही है। मैं आगे से कभी भी उर्फी जावेद जैसी आड़ी टेढ़ी चीजें पहनकर कभी बाहर नहीं निकलूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्यों माफी मांग रही है? तुझे पहले ही कितनी बार समझाया था, लेकिन तुझे तो किसी की बात सुननी ही नहीं होती। अब भुगत, हम में से कोई भी तेरी मदद नहीं करेगा। माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ अपनी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए और आखिरी मौका दे दीजिए। मैं दोबारा कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े बनाकर नहीं पहनूंगी। अपनी बहू को तकलीफ में और अपनी गलती का पछतावा करते हुए देखकर अनीता उसे माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद सुरभि फिर कभी उर्फी जावेद जैसे कपड़े नहीं पहनती। इस तरह से अनीता को अपनी उर्फी जावेद जैसी बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। खुशबू को हमेशा से गुड़ की चाय पीना बहुत पसंद था। जहां उसके सभी घर वाले सुबह के समय चीनी की चाय कॉफी पीकर अपने दिन की शुरुआत करते, तो वहीं दूसरी तरफ वो गुड़ की चाय पीकर अपने दिन की शुरुआत किया करती। एक दिन सुबह के समय वो हॉल में बैठी गुड़ की चाय पी रही थी। तभी उसकी माँ ममता अपना सर पकड़े हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है, जिसे देखकर खुशबू कहती है, क्या हुआ माँ, आपने अपना सर क्यों पकड़ा हुआ है? दर्द हो रहा है क्या आपके सर में? नहीं, मुझे तो शौक लग रहा है ना सुबह सुबह अपना सर पकड़कर घर में घूमने का। तू भी हद करती है खुशबू, बिना सर पैर वाले सवाल पूछती है। सर दर्द है, मेरी जान निकली जा रही है इस दर्द से, और एक तू है कि सवाल के ऊपर सवाल पूछ रही है। माँ आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मैं अभी गुड़ वाली चाय पी रही थी। अगर आप कहें तो आपके लिए भी बना देती हूँ, इससे आपका सर दर्द तुरंत चला जाएगा। तू मेरा सर दर्द और बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है? तुझे पता है ना कि मुझे गुड़ वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुझे ही मुबारक हो तेरी गुड़ वाली चाय। तू मेरे लिए इलायची वाली चाय बना कर ले आ, शायद उससे ही थोड़ा आराम हो जाए। छोटी छोटी बातों के लिए दवा खाना ठीक नहीं लगता। माँ इसलिए तो कह रही हूँ, एक बार आप गुड़ वाली चाय पी कर देखिए, आपका सर दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। क्योंकि गुड़ वाली चाय पीने से माइग्रेन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। ये सर दर्द में बहुत आराम करती है। तू कहीं की डॉक्टर है क्या, जो मुझे कब से अच्छे बुरे पर भाषण दे रही है? अगर चाय बनाकर ला सकती है तो ठीक है, वरना मैं खुद जाकर बना लूंगी। अभी मैं बहस नहीं करना चाहती हूँ कि मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। अपनी माँ की बात सुनकर खुशबू आगे कुछ भी ना बोलते हुए सीधा रसोई में चली जाती है और अपनी माँ की मना करने के बाद भी उन्हें बिना बताए उनके लिए गुड़ वाली चाय बनाकर लेकर आती है, जिसे पीने के बाद ममता के सर दर्द में बहुत आराम मिलता है और वो कहती है, इसे कहते हैं चाय, जिसे पीते ही मेरा सर दर्द अपने आप गायब हो गया। मैं तो कहती हूँ तू भी रोज चाय पिया कर, क्या तू बिना बात के गुड़ वाली चाय के पीछे पड़ी रहती है? माँ आप पहले पक्का बताइए कि आपका सर दर्द पूरी तरह से चला गया या नहीं, उसके बाद मैं आपको कुछ बताती हूँ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगी। हाँ, मेरा सर दर्द तो बिल्कुल चला गया, अब मुझे बहुत आराम है, वरना अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये सर दर्द मेरी जान ही ले लेगा। लेकिन ये सब छोड़, तू क्या बताने वाली थी और उसका मेरे सर दर्द से क्या लेना देना? लेना देना है माँ, तभी तो आपसे पूछा है मैंने, क्योंकि जो चाय आपने पी है वो आपकी चीनी और इलायची वाली नहीं बल्कि मेरी गुड़ वाली चाय थी। बस मैं काली चाय पीती हूँ और आपके लिए वही चाय मैंने दूध में डालकर बनाई है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चला कि आपने गुड़ वाली चाय पी है या चीनी वाली। ये तो क्या कह रही है, मैंने सच में गुड़ वाली चाय पी है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इसका स्वाद तो सच में बहुत अच्छा था।
तू सही कह रही है, मेरा सर दर्द तो सच में गायब हो गया। अब कल से मैं भी तेरे साथ यही वाली चाय पीऊंगी, कम से कम इस सर दर्द से तो बचूंगी, आए दिन मुझे होता रहता है। ममता इतना कहकर वहाँ से ही चली जाती है। समय बीतता है और खुशबू की शादी एक रवि नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपने ससुराल में पहुँच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रवि और उसकी माँ कल्याणी हॉल में बैठी न्यूज देख रहे थे। तभी खुशबू सबके लिए गुड़ वाली चाय बना कर लाती है, जिसे देखकर कल्याणी कहती है, बहू तो ये क्या लाई है? माँ जी, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? वो माँ इसलिए पूछ रही है क्योंकि हमारे घर में काली चाय कोई नहीं पीता है, सभी लोग सुबह के समय कॉफी पीते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप लोग चाय नहीं पीते हैं, वरना मैं नहीं बनाती। लेकिन अब जब मैंने बना ही ली है तो एक बार पी के देखिए, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए ये चाय। क्यों खुशबू, ऐसी क्या खास बात है इस चाय में? ये भी सभी चाय की तरह ही होगी। हाँ और क्या बहू, रवि सही कह रहा है। और मैं तो बिल्कुल भी चाय नहीं पी सकती हूँ पसंद होते हुए भी। पहले ही इतना वजन बढ़ा हुआ है और चीनी की मीठी चाय पीऊंगी तो और बढ़ जाएगा। वजन मीठे से बढ़ता है ना, इसलिए तू अपनी चाय वापस ले जा। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप 15 दिन लगातार मेरी बनी चाय पी लीजिए, आपका वजन खुद ब खुद कम होने लगेगा, देख लीजिएगा। खुशबू के मुंह से अपनी चाय की तारीफ सुनकर सभी लोग चाय पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही रवि और कल्याणी चाय को पीते हैं, उन्हें कुछ अलग सा टेस्ट आता है, लेकिन दोनों को चाय बहुत पसंद आती है, जिस पर कल्याणी कहती है, बहू चाय तो तेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग था। तूने इसमें कुछ डाला है क्या? माँ जी, सिर्फ स्वाद ही अलग नहीं था, बल्कि ये चाय ही अलग थी, क्योंकि ये गुड़ वाली चाय है। मुझे ये चाय बहुत पसंद है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसका टेस्ट चखाया जाए, और आप इस चाय को रोज पी सकते हैं। इससे आपका वजन भी घटेगा, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता। अगर ऐसी बात है तो कल से तुम रोज मेरे लिए ये गुड़ वाली चाय बना दिया करो, मैं रोज पीऊंगा। अभी तक चाय पीने से नुकसान होता है सुना था, पहली बार फायदा सुन रहा हूँ। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे भी धूल मिट्टी से बचने के लिए मैं रोज रात को गुड़ खाता हूँ, अब चाय भी पी लिया करूँगा। तू चाय पिएगा तो मैं भी पीऊंगी। बहू कल से तू मेरे लिए भी गुड़ की चाय बना लिया कर, तेरे साथ हम भी गुड़ वाली चाय पियेंगे। थोड़ी देर बाद खुशबू रसोई में चली जाती है और रवि अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन खुशबू कल्याणी के साथ अपनी पड़ोसन विनीता के घर जाती है और उसकी बहू की बीमार हालत देखकर कहती है, क्या हुआ विनीता तेरी बहू को? ये तो बहुत कमजोर लग रही है। मैं तो अपनी बहू को लेकर तेरे घर आई थी कि तुझसे कहूंगी कि तू अपनी बहू को लेकर मंदिर चल। दोनों की नई शादी हुई है, तब से बेचारी कहीं नहीं जा पाई हैं। अब क्या बताऊँ मैं तुझे कल्याणी, जब से शादी हुई है तब से मेरी बहू तो बीमार ही है। मुझे तो बहू होने का भी कोई सुख नहीं मिला। इतने डॉक्टर को दिखाया, बस सब यही बोलते हैं कि कमजोरी है, खून की कमी है। आंटी जी, अगर मेरी मानिए तो आप अपनी बहू को गुड़ वाली चाय दीजिए, इससे खून की कमी दूर होगी, क्योंकि गुड़ से बनी चाय में आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं निर्माण में मदद करती हैं और हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ जाता है। खून की कमी को दूर करने के लिए गुड़ की चाय का नियमित सेवन करना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ये भी करके देख लूंगी। बहू दवाई तो बहुत करवा ली, लेकिन मेरी बहू पर कोई असर नहीं होता है। नहीं आंटी जी, सच में आप अपनी बहू के खान पान के साथ ये भी करके देखिए, आपको जरूर फर्क दिखाई देगा। कुछ देर बाद कल्याणी और खुशबू अपने घर वापस आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ विनीता खुशबू के कहे अनुसार अपनी बहू के खान पान में गुड़ की चाय को भी शामिल कर लेती है, जिससे उसे कुछ ही दिनों में अपनी बहू के अंदर सुधार दिखाई देता है। समय बीतता है। तभी एक दिन विनीता कल्याणी के घर आती है और कहती है, बहू तूने सही कहा था। जब से मैंने अपनी बहू को गुड़ की चाय देना शुरू किया, तब से उसकी हालात में काफी सुधार आया है। अब तो वो घर के सारे काम अकेले कर लेती है और जल्दी बीमार भी नहीं होती है। तूने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। बहू हो तो तेरे जैसी। विनीता ये बात पूरे मोहल्ले में सबको बता देती है और उसकी बातें सुनकर लगभग मोहल्ले के सभी लोग गुड़ की चाय पीना शुरू कर देते हैं,
क्योंकि आज के समय में सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस तरह से खुशबू की गुड़ की चाय पूरे मोहल्ले में फेमस हो जाती है। सरला अपने बेटे महेश के लिए लड़की देखने जाती है। अब सरला को तो झूठ बोलने की आदत ही थी, तो क्या किया जा सकता है। अब जैसे ही लड़की चाय की ट्रे लेकर आती है, सरला को अपने बेटे के लिए बहू तो पसंद आ जाती है और अपनी होने वाली बहू को सरला अपने पास बैठाते हुए कहती है, बहू तो चांद सी है मेरी, लेकिन मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं है। गाय है एकदम, ना तंबाकू खाता है ना शराब पीता है, और राम राम तो उसने कभी गुटखे को हाथ भी लगाया हो ना रे बाबा ना। अरे उसे तो एक ही धुआं पसंद है, सुबह की हरि कृष्ण की आरती का, जय कन्हैया लाल की। अरे सरला जी, फिर तो दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। मेरी बेटी तो इतनी सीधी है, इसे तो मोहल्ले के लोग जानते तक नहीं, और ना ही किसी ने आज तक हमारी बिटिया को देखा होगा। घर से ही नहीं निकलती है ये तो। अरे ये सब मेरी होने वाली बहू ने बनाया है क्या? अरे हाँ, ये पकोड़े और समोसे जलेबी सब हमारी रिंकू ने ही बनाए हैं। अरे क्या बात है, मैं भी जब पकोड़े जलेबियाँ बनाती थी तो मोहल्ले के सारे लोग हाथ चाटते रह जाते थे और कहते थे, क्या खाना बनाती हो सरला आंटी आप। अब सरला को तो रिंकू पसंद आ जाती है, लेकिन सरला ने जितने अपने बेटे के बारे में गुणगान गाए थे, उसका आप उल्टा कर लो। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरला का बेटा महेश एक नंबर का आवारा था। उसे पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। दिन से रात तक वो नशे में डूबा रहता। अब सास झूठी है तो बहू कौन सी शरीफ थी। सरला के जाते ही उर्मी की पड़ोसन कमला उर्मी के घर आती है और उर्मी से कहती है, क्या हुआ, रिंकू का रिश्ता पक्का हो गया? उन्हें पता तो नहीं चला ना कि एक सप्ताह पहले रिंकू पड़ोस के गोपाल के साथ भाग गई थी। अरे थोड़ा धीरे बोल कमला, कोई सुन लेगा। रिंकू उन्हें पसंद आ गई है और लड़का भी अच्छा है। चल अच्छी बात है, बात पक्की समझ अब तू। अब कुछ ही दिनों बाद रिंकू और महेश की शादी हो जाती है। अब रिंकू जैसे ही मायके से विदा होकर ससुराल आती है, वैसे ही महेश अपनी माँ को कहता है, माँ फ्रिज से बर्फ ला दो और मेरे कमरे में बियर की बोतल होगी। क्या बियर? लेकिन आपकी माँ ने तो कहा था कि आप इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाते। अब बेटा है मेरा और इसकी शादी नहीं हो रही थी तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर सरला अपनी बेटी से कहती है, लगता है नाराज हो गई बहू। अब क्या कर सकते हैं, रहना तो उसे भी अब यही है, समझ जाएगी जल्दी ही। लेकिन कुछ ही देर बाद शॉर्ट कपड़ों में एकदम मॉडर्न लुक में रिंकू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने पति के साथ बैठते हुए अपने पति से कहती है, आओ जी दोनों मिलकर पैक लगाते हैं। माँ जी आप भी लेंगी थोड़ा? बहू ये सब क्या है? तेरी माँ ने तो कहा था कि मेरी बेटी तो कभी बाहर ही नहीं निकली, और तू बाहर नहीं निकली तो तेरे ये हाल। और अगर जाने दो ना माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार, सही बनेगी अपन दोनों की। राम राम, ना जाने कैसी बहू ले आई मैं अपने घर, ये तो आते ही पैक बनाने लगी। अरे माँ जी आप भी कहाँ जी रही हैं? आजकल राम राम नहीं रोम रोम चल रहा है। अब सरला को भी पता चल गया था कि वो जितना झूठ बोलकर अपने बेटे के लिए एक लायक बहू लाई थी, लेकिन सरला की वो बहू भी सरला से 4 कदम आगे निकली। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू को कहती है, बहू अभी तो मैंने खाना बना दिया है, लेकिन शाम में तुझे ही बनाना होगा। मेरी माँ ने तो उस दिन बिना बात के ही इतनी तारीफ कर दी। अब मुझे क्या ही बनाना आता है, एक मैगी उबालने के सिवा। खैर देखा जाएगा शाम में। अब जब रिंकू को खाना बनाना नहीं आता था, तो सरला के हाथों का खाना स्वादिष्ट कैसे हो सकता था। जैसे ही रिंकू उस खाने को खाती है, वो अपनी सास को कहती है, माँ जी इस खाने की तारीफ आपके मोहल्ले वाले करते हैं, उन्होंने कभी खाना नहीं खाया क्या? ये भी झूठ बोल कर आई थी आप? बेटे की शादी करनी थी, इतना झूठ तो चलता है ना बहू। ये सुनकर रिंकू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब शाम में जब रिंकू की खाना बनाने की बारी आती है, तो रिंकू को खाना बनाना आता ही नहीं था और वो खाना भी जला देती है। फिर जब सरला खाना खाने किचन में जाती है,
तो किचन का हाल और जलने की बदबू से वो समझ जाती है कि रिंकी की माँ ने भी झूठ बोला है। अब ऐसे में सरला गुस्से में अपनी बहू के पास आती है और अपनी बहू रिंकू से कहती है, जो अपने पति के साथ सिगरेट पी रही थी। अब ऐसे में सरला रिंकू को बोलती है, ये क्या, तूने खाना जला दिया और मुझे बताया भी नहीं। माँ जी, आप झूठी तो मैं भी मक्कार ना, दोनों का हिसाब बराबर। बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का, और ये सिगरेट भी तू पीती है। हाँ तो माँ जी, आपने भी तो कहा था कि आपका बेटा गाय है, सीधा सादा सा। वो तो हुक्के के धुएं नहीं, पूजा की आरती के धुएं लेता है। तो इतना झूठ तो चलता है मेरी माँ, तू क्यों नहीं समझ पा रही है। माँ जी, आपका तो चलता है, फिर मेरा भी थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अब सास बहू की पोल तो दोनों के सामने आ ही जाती है, लेकिन अब बारी थी विमला की, जो एक रोज सुबह ही सरला के घर में आती है और रिंकू को सिगरेट के धुएं उड़ाते हुए देखकर वो सरला से कहती है, क्या बोल रही थी तू कि मेरी बहू तो संस्कारी है, ये है इसके संस्कार। चुप कर विमला, तेरी बहू कौन सा सुधरी हुई है, कांता के बेटे के साथ तो उसका चक्कर चल ही रहा है। विमला काकी ऐसा है, अपना रोब तो पहले जैसा है। इसी बात पे दे ताली, क्या बात कही है, मजा आ गया। वैसे बहू, एक सुट्टा मैं भी मार लूं क्या? आज तक तो मैंने बस बीड़ी ही पी है। अरे लो ना विमला काकी, आप भी क्या याद करोगी। विमला जैसे ही सुट्टा मारती है वो हंसने लगती है, क्योंकि रिंकू जो सिगरेट पी रही थी उसमें गांजा भरा हुआ था, जिस वजह से 2-3 सुट्टे में ही विमला को नशा हो गया। और वो हंसते हुए सरला से कहती है, तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। देख, सिगरेट बोलकर सॉलिड चीज पिला दी, मजा ही आ गया। तू झूठी, तेरी बहू मक्कार। विमला तो हंसती हुई चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद यानी देर शाम सरला और रिंकू मार्केट जाते हैं और कुछ समय बाद ही सब्जियां लेकर लौट रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि महेश फुल टल्ली होकर घर की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में एक आदमी से वो टकराता है, जो महेश को मारने लगता है। अब ऐसे में सरला और रिंकू महेश को बचाते हुए उस आदमी से कहते हैं, ये मेरा ही बेटा है, इसे ना मारो, इससे अगर कोई भी गलती हो गई हो तो। लेकर जाओ इसे, वरना अभी मार मार कर से ठीक कर दूंगा, इससे इसका सारा नशा उतर जाएगा। जी माफ कर दीजिए, हम इन्हें घर लेकर ही जा रहे हैं। इस तरह महेश को सरला और रिंकू लेकर घर आते हैं और सरला ये सब देखकर अपनी बहू रिंकू से कहती है, बहू, माना कि हम दोनों की कुंडली अब मिल चुकी है। मैं झूठी हूँ तो तू भी मक्कार निकली, लेकिन अब हमें महेश को सुधारना ही होगा। माँ जी आप सही कह रही हैं, क्योंकि आज जैसे ये नशे में आ रहे थे, अगर सामने से कोई गाड़ी या कोई भी इन्हें मार दे तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। हाँ बहू, एकदम सही कह रही है तू। अगर हमने इसे सुधारने की कोशिश नहीं की तो ये कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। अब सरला और रिंकू मिलकर महेश को नशे की आदत से दूर करने के लिए उसे कोई ना कोई काम दे देते थे और उसे इमोशनल करते थे, जिससे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। कुछ समय बाद महेश भी सुधर जाता है, धीरे धीरे करके, क्योंकि उसकी माँ और पत्नी अब उसे सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि सरला ने हमेशा महेश को सपोर्ट किया था। तो उसका अंजाम ये हुआ कि महेश पूरे दिन नशे में रहने लगा था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मानक नहा धोकर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए शीशे में खुद को निहारते हुए बोलता है, आज तो नई गर्लफ्रेंड पटाने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। इतनी भोली शक्ल पर भी अगर लड़कियों का दिल न पिघले तो लानत है मुझ पर। वैसे लड़कियां भी कितनी बेवकूफ होती हैं, इन्हें अपने जाल में फंसाना कितना आसान होता है। इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारी लड़कियां बार बार देख रही होती है। ये सब देखकर वो अपने आप में ही खुश होने लगता है। वो क्लासरूम में पहुंचते ही कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हिमानी को देखते हुए अपने हाव भाव दिखाने लगता है। वो उसके पास जाकर बोलता है, हेलो बेबी। बेबी, भांग खा कर आए हो घर से? नहीं, भांग तो नहीं, लेकिन तुम्हारा नशा मुझ पर चढ़ गया है। ओ हेलो, कहीं और जाकर टाका भेड़ो, चीप कहीं के। अरे तुम तो बुरा ही मान गई। वैसे मैं कह रहा था कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? इतनी मेहरबानी तो कर ही दोगी मुझ पर? नेवर, पतली गली से फुर हो जाओ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत से बचकर जाओगी कहाँ?
गो टू हेल। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मानक उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है। मानक ने उसे कन्विंस करने के लिए हर तरकीब लगा ली, लेकिन हिमानी के जिद्दी बर्ताव की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए फोन पर बोलता है, अगर तुम कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में नहीं आई तो मैं कॉलेज की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, झन्नुम में जाओ तुम। हिमानी इतना बोलकर कॉल कट कर देती है और कॉलेज खत्म होने पर वो थोड़ा परेशान होकर अपने आप से बात करते हुए बोलती है, अगर वो छत से सच में कूद गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो उसे मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर देखना चाहिए। हिमानी ग्राउंड में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड सीमा का कॉल आता है और वो कॉल पर उसे मानक के बारे में बताती है। हेलो हिमानी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ कॉलेज के गेट के सामने। यहाँ मानक तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है और वो कॉलेज के टेरेस पर चढ़कर जान देने की बातें कर रहा है। जल्दी आओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। तू उसे रोक कर रख, मैं अभी आती हूँ। कॉलेज के बाहर ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मानक ऊपर कॉलेज की छत से कूदने की एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ हिमानी आती है और उसे मना करते हुए बोलती है, ये क्या पागलपन है मानक, तुम नीचे उतरो वहाँ से, प्लीज नीचे उतर जाओ। पहले मुझे आई लव यू बोलो, तब मैं नीचे आऊंगा, वरना मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। हे भगवान, ये मुझे कहाँ फंसा दिया। अब क्या करूँ? आई लव यू बोल देती हूँ, बाद में देखेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। प्लीज नीचे आ जाओ। पहले सभी के सामने मुझे आई लव यू बोलो। अच्छा ठीक है, आई लव यू। इतना सुनकर सभी शोर मचाने लगते हैं और मानक छत से नीचे आकर उसे हक करके बोलता है, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। वैसे अब मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके नो प्रॉब्लम, बाय बेबी। बाय। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन साथ में बिताने के बाद हिमानी उस पर विश्वास करने लगी थी। वो उसके साथ घूमने फिरने, खाने पीने के लिए भी कभी कभी चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसकी फ्रेंड सीमा उसके बारे में पूछते हुए बोलती है, और कैसा चल रहा है तेरा और मानक का? काश मेरे पास भी तेरे जैसा आशिक होता जो मेरे लिए भी जान देने को राजी हो जाता। अरे सबकी नसीब में नहीं है ऐसा प्यार करने वाला। बहुत अच्छा है वो। मैं उसे पहले एक अनाड़ी किस्म का लड़का समझती थी, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर मुझे तसल्ली होती है। वैसे खुद के दम पर बिजनेस के लिए पैसा जोड़ रहा है वो। अपनी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन काम भी कर रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल के लड़के कहाँ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तू उसे सपोर्ट करना हमेशा। हाँ हाँ, भले ही उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके भेजे में भेजा सही भेजा है भगवान ने। आई एम सो लकी। अब मेरे भेजे का भजिया मत बना। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। हिमानी इतना बोलकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद मानक का कॉल आता है और वो उससे किसी बड़े बिजनेस कंपनी से जुड़ने के लिए पैसे मांगते हुए बोलता है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है हिमानी, क्या मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 1 महीने बाद लौटा दूंगा। पहले ले तो लो पैसे, और मैंने लौटाने की बात कही तुमसे। वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 50,000 रुपए। इतने तो नहीं है मेरे पास, कुल मिला के 35,000 हो पाएंगे। बाकी मैं सीमा से मांगती हूँ, तुम्हें मिलकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद कॉल करूँगी। ओके ओके। हिमानी सीमा के घर जाकर उससे पैसों की मदद मांगती है। सीमा उसे 15,000 रुपए दे देती है, जिन्हें हिमानी बैग में रखकर मानक को कॉल करके कॉलेज के पास मिलने की बोलती है। मानक उससे पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। हिमानी भी थोड़ी देर में वहाँ आकर उसे पैसों का बैग देते हुए बोलती है, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बिजनेस में अच्छा स्कोप करना, पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। थैंक्स यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। थैंक्स टू सपोर्ट मी। इतना बोलकर हिमानी वहाँ से चली जाती है और मानव बैग में पैसे चेक करते हुए बोलता है, अरे चांदी ही चांदी, मैं इन पैसों से आज का सट्टा लगाऊंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा। इतने सारे पैसे देखकर मानक बौखला जाता है और उसके मन में लालच पनपने लगता है। वो धीरे धीरे हिमानी से हर हफ्ते 15 दिन के बीच
बिजनेस के नाम पर पैसे लिया करता और ऐश में उड़ाया करता। वो ऐसे ही कई लड़कियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाकर सट्टा खेलता और जुए में पैसे बर्बाद करता। एक दिन ऐसे ही सीमा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर क्लब जाती है और वहाँ मानक को नशे के हालत में जुआ खेलते हुए देखकर हैरान होती है। वो उसका वीडियो बनाकर हिमानी को व्हाट्सएप करती है। हिमानी उस वीडियो को देखकर अपने होश खो बैठती है और रोने लगती है। अगली सुबह मानक हिमानी को पैसे के लिए कॉल करके 3 बजे कॉलेज के पीछे बुलाता है, लेकिन हिमानी पैसे लेकर वहाँ 3 बजे से पहले ही पहुँच जाती है और वहाँ मानक की बाहों में किसी गरिमा नाम की लड़की को देखकर चौंक जाती है। वो मानक को ताना कसते हुए बोलती है, वाह क्या टैलेंट है आप में मानव जी। किसने सिखाया आपको ये सब? कितने भोले हो ना तुम। कभी मेरे साथ चीट किया, कभी इस लड़की के साथ, तो कभी ना जाने किसके साथ। ये सब करके तुम्हें मजा तो बहुत आता होगा। जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, धोखे से हम जैसी लड़कियों से पैसे मांगते हो। जितनी तारीफ करी जाए आपकी कम है। हिमानी, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया और तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया। ये प्यार नाम की चीज को व्यापार समझता है। सिर्फ हम दोनों के साथ नहीं, इसने हम जैसी कई मासूम लड़कियों के साथ यही सुलूक किया है। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? ये लो, ये भी रख लो, और चाहिए तो और भी रख लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हिमानी और गरिमा उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। उसे कोर्ट के सामने पेश करने पर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हिमानी और गरिमा अपनी जिंदगी के इस इंसिडेंट को हमेशा याद रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।